निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है व्यवस्थित रूप से बंधी हुई रचना। निबंध में शब्द सीमा के अंतर्गत विषय के अनुसार अपने भावों एवं विचारों को प्रभावशाली ढंग से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छा और व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए एक ही विषय पर लिखे गए निबंध भी अलग अलग हो सकते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें। 1. निबंध लिखने से पूर्व विषय से संबंधित बिंदुओं की रूपरेखा बना लेनी चाहिए, जिससे कि विषय से संबंधित कोई पहलू छूट न जाए। 2. रूपरेखा के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से अपनी बातें अनुच्छेदों में व्यक्त करनी चाहिए। 3. निबंध का आरंभ एवं अंताकर्षक होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। 4. निबंध में शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। 5. निबंध में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। निबंध में विषय के अनुसार लोकोक्तियों, सूक्तियों, कविता की पंक्तियों या किसी महापुरुषों के कथनों का प्रयोग करना चाहिए। 6. निबंध सदैव शब्द सीमाओं को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए। 1. भारत में ऋतुएं। रूपरेखा। ऋतुओं का देश। 6 प्रकार की ऋतुएं। ऋतुओं में मनाए जाने वाले त्योहार। फल। सुंदर ऋतुओं का जीवन में महत्व। उपसंहार। भारत को ऋतुओं का देश भी कहा जाता है। संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सारी ऋतुएं आती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। विश्व के अन्य देशों में मात्र 3 ऋतुएं होती हैं, शरद, गर्मी और वर्षा। भारत में 6 ऋतुएं क्रम के अनुसार आती हैं और प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने रहती हैं। चैत बैशाख, मार्च अप्रैल में वसंत ऋतु आती है। हिंदू तिथि के अनुसार चैत मास से ही नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। पेड़ पौधों लताओं पर नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। पुष्पों पर तितलियां मड़राने लगती हैं, भंवरे गुंजन करने लगते हैं और कोयल कूकने लगती है। होली, बसंत पंचमी इस ऋतु के त्योहार हैं। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण को ओर बढ़ता है, गर्मी बढ़ने लगती है। ज्येष्ठाषाढ़, मई जून में ग्रीष्म ऋतु होती है। भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, लू चलने लगती है, पृथ्वी तवे के समान तपने लगती है। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब त्राही त्राही करने लगते हैं। दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। आम, खरबूजा, तरबूज, जामुन और ककड़ी इस ऋतु के फल है। जब धरती झुलस रही होती है तब पूर्व की ओर से पूर्वाई हवा अपने साथ बादलों को लेकर आती है। तब सावन भादों, जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु होती है। इस ऋतु के आते ही धरती की प्यास बुझती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। मोर नाचने लगते हैं। नदी नाले, तालाब सरोवर पानी से भर जाते हैं। तीज एवं रक्षाबंधन इस ऋतु के त्योहार हैं। फिर आश्विन कार्तिक, सितंबर अक्टूबर माह में आती है शरद ऋतु। हल्की हल्की सर्दी अपने कदम बढ़ाने लगती हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी होती है। विजयदशमी और दीपावली इस ऋतु के त्योहार हैं। सूर्य के दक्षिणायन होते ही मार्गशीर्ष पौष, नवंबर दिसंबर माह में हेमंत ऋतु का आगाज हो जाता है। इस ऋतु में जाड़ा पूरी शक्ति से आक्रमण करता है, जिससे वृक्षों पर पतझड़ आ जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार इस ऋतु में आता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऋतुओं का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि फसलों का चक्र भी ऋतुओं के आधार पर ही बनता है। जब हम एक ऋतु के प्रभाव से व्याकुल होने लगते हैं, तभी दूसरी ऋतु आकर हमें सहलाने लगती हैं। ऋतुओं की विविधता ही भारतवर्ष को खास बनाती है। इसीलिए इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 2. दीपावली। रूपरेखा, भूमिका। दीपावली का अर्थ, मनाने का कारण, पौराणिक संदर्भ, कैसे मनाया जाता है, बुराइयां, उपसंहार। भारत त्योहारों का देश है।
भारत के संबंध में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ 9 दिनों में 13 त्योहार होते हैं। वास्तव में साल के 365 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कोई पर्व या त्योहार न मनाया जाता हो। वस्तुतः हमारे देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, फसलों से संबंधित त्योहार, ऋतुओं से संबंधित त्योहार आदि। दीपावली वैसे तो हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक त्योहार है, परंतु प्रत्येक धर्म व जाति के लोग इसे मिलकर मनाते हैं। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की अवली या पंक्ति। लोग इस अंधेरी रात को अपने घरों में दीप जलाकर इसे पूर्णिमा की रात में बदल देते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण के साथ अपना 14 वर्षों का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अपने घरों में घी के दीपक जलाकर अमावस्या की रात को उजाले में बदल दिया था। यह त्योहार तभी से मनाया जा रहा है। उपरोक्त मान्यता के अतिरिक्त जैन धर्म प्रवर्तक महावीर और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। इसी दिन सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। वास्तव में यह त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले त्रयोदशी से ही मनाना आरंभ हो जाता है। त्रयोदशी वाले दिन धनतेरस मनाई जाती है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए, जो सबको आरोग्य देते हैं, लेकिन आज यह दिन कोई नया बर्तन, सोना, चांदी खरीदने के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है चतुर्दशी का दिन। इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर दैत्य का वध किया था। चतुर्दशी के बाद आती है अमावस्या। इस दिन दीपावली मनाई जाती है। रात्रि में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर घरों में दीपक, मोमबत्तियां या बिजली की लड़ियां जलाकर रोशनी की जाती है। लोग अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शुभकामनाएं, मिठाइयां एवं उपहार देते हैं। बच्चे नाना प्रकार की आतिशबाजी करते हैं। दीपावली के बाद आता है गोवर्धन। इस दिन को गोवर्धन पूजा का पर्व कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। 5वें दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाइयों को टीका तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दीपावली एक पवित्र त्योहार है, परंतु कुछ लोग इसे जुआ खेलकर, शराब पीकर अपवित्र करते हैं, तो कुछ लोग व्यर्थ ही आतिशबाजी में व्यर्थ ही धन खर्च कर प्रदूषण को बढ़ाते हैं। यदि इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो निश्चित ही दीपावली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। 3. समाचार पत्रों का महत्व। रूपरेखा। समाचार पत्र है क्या? लोकतंत्र में समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्रों का जन्म, समाचार पत्रों के प्रकार, वर्तमान समय में छपाई की तकनीक। समाचार पत्रों से हमें हमारे आसपास और विदेशों की खबरें प्राप्त होती हैं। कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या कहा है, कौन कौन सी नई खोज हुई है आदि जानने के लिए हम समाचार पत्र का इंतजार करते हैं। वास्तव में समाचार पत्र समाज में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना ही हमें नहीं देते, बल्कि उस घटना के फलस्वरूप जन्म लेने वाली प्रतिक्रिया से भी अवगत कराते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में समाचार पत्र जन जागरण का साधन है। जनमत संग्रह और जनमत निर्माण में यह दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं। ये सरकारी नीतियों का आकलन कर समाज के सामने रखते हैं तथा सरकार की उचित आलोचना कर उसे सही मार्ग पर चलने के लिए विवश करते हैं। समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। नेपोलियन ने कहा था, मैं लाख दुश्मनों की अपेक्षा 3 विरोधी समाचार पत्रों से डरता हूँ। इसलिए समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का सजग प्रहरी कहना गलत न होगा। माना जाता है कि समाचार पत्र का जन्म चीन में हुआ था। पिकिंग गजट विश्व का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेज वायसराय हिक्की द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया बंगला गजट था। 30 मई
1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड निकला था, जिसने स्वाधीनता संग्राम में लोगों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। समाचार पत्रों की ताकत का पता इन पंक्तियों से भली भांति लगाया जा सकता है। खींचो न कमान नो खंजर, न तलवार निकालो। जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं। दैनिक, त्रिदिवसीय, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक। आमतौर पर दैनिक समाचार पत्र ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। कैलिफोर्निया में प्रकाशित हिंदुइज्म टुडे मासिक समाचार पत्र है, जो विश्व भर में हिंदुओं की गतिविधियों का मासिक लेखा जोखा छापता है। पहले समाचार पत्र व उसमें छपे चित्र काले व सफेद ही होते थे, परंतु आज छपाई की तकनीक ने काफी प्रगति कर ली है, जिसके कारण समाचार पत्रों की दुनिया रंगीन हो गई है। समाचार पत्रों की महत्ता के विषय में महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, मेरे विचार से ऐसी कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, समाचार पत्र की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती। 4. विज्ञान वरदान या अभिशाप। रूपरेखा। विज्ञान क्या है? नए आविष्कार जो विज्ञान की देन है। हर क्षेत्र में विज्ञान की हानि और लाभ उपसंहार। वास्तव में विज्ञान एक शक्ति है, जो न तो अच्छी है न ही बुरी। अगर हम इस शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण के कार्य में करते हैं तो यह वरदान है, और अगर इसका प्रयोग हम विनाश के लिए करें तो अभिशाप है। वर्तमान समय में जो नए नए आविष्कार हुए हैं, वे सब विज्ञान की ही देन है, जिसने मानव जीवन को पहले से ज्यादा आरामदायक बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि ने तो मनुष्य की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया है। आज मनुष्य जितनी तेजी से सोचता है, लगभग उतनी ही तेजी से दुनिया के किसी भी कोने में अपने संदेश भेज सकता है। उसके लिए पूरा विश्व ही एक कुटुंब के समान हो गया है। विज्ञान ने सबसे ज्यादा क्रांति चिकित्सा के क्षेत्र में की है। अंधे को आंखें तो बहरे को सुनने की ताकत दी है। लाइलाज असाध्य रोगों से अकाल मृत्यु पर विजय पाई है। यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। आज महीनों की यात्रा दिनों में और दिनों की यात्रा चंद घंटों में पूरी हो जाती है। सूचनाओं का प्रचार प्रसार भी पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुलभ हो गया है। आज आदमी मशीनों की मदद से एक ही वक्त में कई कार्य कर सकता है, जिसके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल था। विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है बिजली, विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में। इसी की सहायता से उपरोक्त सभी आविष्कार संभव हो पाए हैं। आज के युग को यदि हम बटन युग कहें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बटन दबाते ही हमें वायु देवता पंखे को हमारी सेवा में लगा देते हैं। बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है। बटन दबाकर हम एसी से ठंडी व हीटर से गर्म हवा प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत है, हर चीज की कुछ कीमत होती है। ये कहावत यहाँ भी चरितार्थ होता है। यदि विज्ञान ने हमें सुख सुविधाएं दी हैं तो बदले में हमारे अस्तित्व को खतरे में भी डाल दिया है। विज्ञान प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन को बढ़ा दिया है, जो मानव के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन, वृक्षों की कटाई, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों के कचरे, प्लास्टिक बैग व सिलिकॉन कचरे से हमारी धरती प्रदूषित हो रही है। यातायात के साधनों से निकलने वाले धुएं एवं औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों ने हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रखा है। वृक्षों की कटाई से, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ नालों द्वारा नदियों में मिलकर हमारी जल संपदा को प्रदूषित कर रहे हैं। यही नहीं, वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को भौतिकवादी और तनावग्रस्त बना दिया है, जिससे नैतिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलुओं की ही भांति इन आविष्कारों के लाभ व हानि दोनों हैं। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य ही है। जैसे अग्नि से रसोई भी बनाई जा सकती है तो किसी का घर भी जलाया जा सकता है। किसी ने सही ही कहा है, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार भी। 5. गणतंत्र दिवस। रूपरेखा।
कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? गणतंत्र गण प्लस तंत्र अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इस व्यवस्था को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इस त्योहार को हर जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के लोग मिलकर मनाते हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था जिससे भारत को विधिवत रूप से चलाया जा सके। भारत के लिए नए संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। अंग्रेज सरकार भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहती थी। तब 26 जनवरी 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा की थी। जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहेगा। इसे पाने के लिए यदि हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो देंगे। सभी देशभक्तों के आगे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्र कर दिया, परंतु तब भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। फिर जब संविधान तैयार हुआ तो इसी 26 जनवरी 1950 के दिन इसे लागू करने का निश्चय हुआ। उस दिन माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के सभी राज्यों की राजधानियों में, विदेशों में, भारतीय दूतावासों में, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी इमारतों पर, निगम एवं प्रशासनिक कार्यालयों में झंडारोहण का समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन पूरे राष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी रहती है। देश की राजधानी दिल्ली में इसका विशेष आयोजन किया जाता है। महीनों पहले से ही इस समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है जो विजय चौक से आरंभ होकर राजपथ होती हुई लाल किले पर जाकर समाप्त होती है। परेड शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर देश के राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ विजय चौक पर पहुंचते हैं और झंडा फहराते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के जवान मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हुए निकलते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मिसाइलों, टैंकों और वायुयानों आदि का प्रदर्शन होता है। अंत में विभिन्न राज्यों की झांकियां व स्कूल के छात्र नृत्य करते हुए निकलते हैं और अंत में राष्ट्रगान के साथ परेड का समापन होता है। इस दिन संध्या के समय राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में रोशनी की जाती है। वास्तव में यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई थी। यह दिन देश को स्वतंत्र रखने की कसम खाने का भी दिन है।